नमस्कार, मैं हूं अटल बिहारी शर्मा। आप देख रहे हैं आवाज जन जन की। अपराध भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज। सीएए लागू होते ही अब हवा उड़ने लगा है एनआरसी की। अब एनआरसी का भी मुद्दा भाषण में वायरल हो रहा है। प्रधानमंत्री ने जो भाषण दिया उसमें एनआरसी का जिक्र किया है। तो क्या लोकसभा 2024 चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को सीएए और एनआरसी से फायदा मिलने वाला है या फिर सिर्फ जनता को उलझाकर रख दिया जाएगा? इन्हीं सब मुद्दाओं पे हम बात करेंगे। राजधानी में जिस तरीके से ये लागू हुआ और अब एनआरसी की बारी आ गई, क्या कहना चाहते हैं कि सीएए और एनआरसी भारतीय जनता पार्टी लागू करके क्या कुछ साबित करना चाह रही है? देखिए, इसका 4 मुद्दा रहा। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ 4 मुद्दा रहा। राम जन्मभूमि पहला मुद्दा, समान नागरिक संहिता दूसरा मुद्दा, संविधान का अनुच्छेद 370 तीसरा मुद्दा, एनआरसी चौथा। 4 मुद्दे के ऊपर जो है ये सरकार ने 2014 में शपथ ली। अब हमको ये लगा कि उत्तर प्रदेश के सारे ज्वलंत मुद्दा, उत्तर प्रदेश में सारी ज्वलंत बिल जो हम राष्ट्र के निर्माण में लाते हैं, जो राष्ट्र का भविष्य को निर्धारण करते हैं, जो संविधान का तीनों काल के पहरे को मैं पूरा करता हूं, अब उसका कोई जरूरत नहीं। यहाँ इतने लोग हैं, आप एक आदमी से पूछ लीजिए। प्रधानमंत्री कहता है साहब मैं 370 खत्म कर दिया। बहुत अच्छी बात, 317 से शुरू करते 370। प्रधानमंत्री जी के ये शब्द हैं, भारत का गृह मंत्री हाउस में बोलता है, एक बार नहीं बोलता कि अनुच्छेद 370 अनुच्छेद का एक भी पैरा आप संशोधित कर सकते। चूंकि वो जिस कमेटी ने मुहर लगाई थी संविधान का, उसका अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। आज संविधान सभा का आज एक व्यक्ति जिंदा नहीं है और उसमें साफ लिखा गया है 133वां पेज पर कॉलम 7 में कि आप संविधान का अनुच्छेद किसी भी सूरत में उसके नवैयत को तब्दील नहीं कर सकते। संविधान का अनुच्छेद को खत्म करना तो आपके लिए सपना की संपत्ति है। सपना जैसे है वो फिर कैसे बदलाव होता जा रहा है? आर्टिकल में संशोधन करना 2 नंबर, समझिए आप। तो जब आर्टिकल में आप संशोधन कर दिया तो अनुच्छेद तो रही बच गया। आपने किया कुछ नहीं। 370 कई स्टेटों पर, भारत के बॉर्डर के जितने स्टेट है वो सब पर लागू है। अब रह गया सवाल कि अब आम जनता कह रही है, हम पूछते हैं कि 370 से लखनऊ में अभी सर्वे करा लीजिए। एक आदमी अगर आकर आपको बता दे कि सरकार ने 370 को ये निष्प्रभावी कर दिया है और हमारे यहाँ लखनऊ का एक व्यक्ति वहाँ कश्मीर में जा करके जमीन ले लिया है, खेत ले लिया है, बगीचा ले लिया है, पूरा अपना ये एयरपोर्ट ले लिया है, वहाँ का रेलवे स्टेशन ले लिया है, कुछ नहीं है। फिर सीएए से भारत में रहने वालों को, मुसलमानों को क्या नुकसान हो रहा है? भारत के जो मूल निवासी मुसलमान हैं उनके लिए तो सीएए का मतलब कहीं पर निगाहें कहीं पर नुकसान। चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने जब चुनावी बॉन्ड पर घेरा है, जिस चुनावी बॉन्ड का 97% धनराशि केवल भारतीय जनता पार्टी को मिला है और सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि आप 97% लोगों ने जो बॉन्ड खरीदा है वो कौन लोग हैं? वो कौन लोग हैं? सरकार द्वारा उनका ट्यूनिंग क्या है, उनका संबंध क्या है और वो चुनावी बॉन्ड क्यों खरीदे हैं? ये जब पारदर्शिता को लाने का जब सुप्रीम कोर्ट ने पटल पर लाया तो उसके आदेश को निष्प्रभावी करने के लिए, गोदी मीडिया को जंग में उतारने के लिए
सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अवहेलना कराने के लिए कि वो आम जनता के बीच उस चुनावी बांड का पर्दाफाश न हो सके। इसलिए इन्होंने आनंद फानन में जो 5 साल पहले बिल बनी थी, उस बिल को ला करके देश को गुमराह करने का ये सरकार ने खंडित किया है। मीडिया ने भूमिका उसमें निभाया है और उसके भक्तों ने सड़क पर नंगा नाच किया है। तो इनका ये मामला है, इनका यही कानून है, इनका यही कानून का यही प्रारूप है। इनके भक्तों का पीठ का थपथपाहट से ये पता चलता है ये घाव है, कातिल बता रहा है। मतलब आपका मतलब यह है कि राम मंदिर का मुद्दा अगर खत्म हुआ, राम मंदिर का निर्माण हो गया, तो अब एनआरसी, सीएए और जनसंख्या कानून नियंत्रण, ये सब चीजें अब ये जो है ला करके जनता को दिखा रहे हैं और उनको गुमराह कर रहे हैं। आप बताइए, अब देखिए इनकी बुनियाद बता दिया। नाथूराम गोडसे को ये राजभक्त बताते हैं। हमने पूछा कि एक आदमी का नाम बताइए, कोई अंग्रेज अफसर का नाम बताइए, कोई अंग्रेज का सिपाही का नाम बताइए, कोई अंग्रेज का मजिस्ट्रेट का नाम बताइए। गोली तो मारने की बात छोड़ दीजिए, ये आंख मिला करके कभी बात उसने नहीं किया। आज जिस व्यक्ति को इसने गोली मारा उसका आज 84 साल थी। जिस व्यक्ति के आभा का दक्षिणी अफ्रीका का राष्ट्रपति नेशनल मंडेला ने कोट किया, प्रथम शपथ समारोह में उसने कहा कि ये मेरी जीत नहीं, ये सत्य और अहिंसा की जीत है, ये गांधी की जीत है और दक्षिणी अफ्रीका की शोषित जनता का जीत है। तो मैं कहता हूं कि जिसकी बुनियाद ही लाश पर बनी हो, जिसकी बुनियाद ही नफरत पर बनी हो, जिसकी बुनियाद ही देश तोड़ने पर बनी हो, जिसकी बुनियाद सांप्रदायिक दंगे पर बनी हो, उस सरकार से आप अपेक्षा क्या कर सकते हैं? हमारे तमाम वक्ता खड़े हैं, मैं नहीं चाहूंगा कि आप अगला सवाल आपसे ये मैं चाह रहा हूँ कि आखिर विपक्ष को सीएए से क्या दिक्कत हो रही है? विपक्ष का ही इतना जो है सीए का विरोध कर रहा है। दिक्कत हमको नहीं हो रही, हमारे न्यायालय के फैसले से दिक्कत है कि आप उस फैसले को मिटाना चाहते हैं, आप उस फैसले का सार्वजनिक नहीं होना देना चाहते हैं। और विपक्ष चाहता है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है उसको हिंदुस्तान का एक एक व्यक्ति जानने का अधिकारी है। आपने गोदी मीडिया को उतारा है, आपने अपनी सारी हदें को पार कर दी है। तो सीए से हम लोगों का इसलिए विरोध है कि सीए पहले भी लागू हो सकता था। ये 4.5 साल पहले बिल बन गई थी, आखिर 4.5 साल बाद आनंद फानन में क्यों भारत सरकार ने लाया, इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी को देना चाहिए। क्या लगता है आपको, जिस तरीके से सीएए का विरोध कर रही है विपक्ष, क्या कुछ खास ऐसा सीए में दिख रहा है ताकि विपक्ष को विरोध करने पे मजबूर होना पड़ रहा है? सीएए से क्यों इतना जलन कर रही है विपक्ष पार्टी? देखिए, सीए से कोई विपक्ष का जो है विरोध नहीं कर रहा है। कानून लागू हो गया है, कानून का स्वागत है, लेकिन इसके साथ साथ क्यों लोग नाराज हैं? नाराज इसलिए है कि जो चुनावी बांड खरीदा गया था, इलेक्टोरल बांड, सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्देश दिया कि एसबीआई उसको तत्काल जो है चुनाव आयोग को दे और चुनाव आयोग जो अपनी वेबसाइट पे डाले कि कौन कितना चंदा दिया, किसको दिया, किससे लिया, कौन भुनाया उसको और कौन बोगस कंपनी के द्वारा लिया, उसके बाद बदले में क्या फ़ायदा लिया, इसके बारे में जानकारी देने के लिए सुप्रीम कोर्ट था। अब उसी समय सीए का लागू करके मीडिया जो चिल्लाने लगी, सीए लागू हुआ, सीए लागू हुआ, सीए लागू हुआ, मतलब मेन मुद्दा जो था उसको भटका दिया गया। आपका मतलब है? हमारे मतलब ये है कि जनता जो मेन मुद्दा था, जो जनता के जानने का अधिकार था, उसको भटकाया गया। चूँकि देश के प्रधानमंत्री जी ने जो कानून बनाया इलेक्टोरल बांड का, उसमें उन्होंने कहा कि इलेक्टोरल बांड के बारे में
जनता को जानने का अधिकार नहीं है कि कौन कितना चंदा दिया, किसको दिया, कैसे दिया, कहाँ से लाया, क्यों दिया, यानी चाहे वो ब्लैक मनी से लाया कि व्हाइट मनी से लाया, कहाँ से लाया, उसको बताने की जरूरत नहीं, यानी जनता को जानने का अधिकार नहीं। उस कानून को उन्होंने कुंद कर दिया, खत्म कर दिया प्रधानमंत्री जी। इसके बाद कंपनी लॉ एक्ट में संशोधन किया, इसके बाद उन्होंने आयकर इनकम टैक्स में भी कानून में संशोधन किया कि कोई जानकारी हासिल न कर पाता। तुम भी यार फालतू के काम करने लगते हो। छिपाने के लिए जब सुप्रीम कोर्ट ने इसे निरस्त किया तो इस बात को छिपाने के लिए ये सीए लाए, एनआरसी लाए, तमाम तरह की प्रोपगंडा फैला रहे हैं, लेकिन इसका कोई असर नहीं है। अच्छा, जो मूल निवासी भारत का रहने वाला है उसको क्या कुछ समस्याएं होने वाला है? भैया अगर एक बात बताइए, हमारे बाप दादा कहीं और रहे, हम कहीं और आ गए, तो हम वो कागज कहाँ से ढूंढेंगे? लेखपाल से कागज मांगने जाइए तभी मैं रोज रोज करता हूँ कि मैं तहसील में जाता हूँ ना, तो लेखपाल से लेकर एसडीएम तक भ्रष्टाचार में लिखता है, थाने में चले जाइए तो चौकीदार से लेकर थानेदार तक भ्रष्टाचार में लिखते हैं। लेकिन इनका कहना है उन्होंने उन लोगों के लिए किया है जो पाकिस्तान से और बंगाल से आ रहे हैं, बांग्लादेश से, उनके लिए हमने किया है। जो एक मिनट बीच में इंटरप्ट मत करिए। मुसलमानों से कोई न जो है प्रमाण या प्रूफ देने की जरूरत नहीं। अच्छा बात एकदम सही कहा, लेकिन भाई जब किसी से कोई झंझट हुआ तो उसने कहा दिया कि इनसे पूछो जरा ये कौन सा है, कागज लिखा हुआ है, तब क्या करेंगे? ये बवाल क्यों होता है? अगर लेखपाल और सरकारी कर्मचारी सही हो तो बवाल हो ही नहीं। पुलिस और लेखपाल यानी पुलिस विभाग और राजस्व विभाग सुधर जाए तो आधे मुकदमे वैसे खत्म हो जाएंगे, लेकिन ये सुधरने का नाम ले रहे हैं। ये चले जाइए नगर निगम में, आपके मकान का दूसरा नाम चढ़ा दिए, उनका तीसरा नाम चढ़ा दिए, रोड ले जाइए उनके पास कि भैया ये गलत है नामांतरण। तो ये प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की क्या गलती दिख रही है? आपका शासन है इसलिए हम पूछते हैं, शासन आपका है, 10 साल का शासन आपका हुआ तो आपसे पूछा पागल है क्या रिपोर्टर यार? कर रहे हैं तो कानून का इम्प्लीमेंट कराने का भी रिपोर्टर पागल तो इसलिए हम सरकार से माननीय मुख्यमंत्री जी से मुख्यमंत्री जी रोज कहते हैं जीरो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस, तब भी भ्रष्टाचार लागू है। आपसे मैंने कहा अभी तहसील में चले जाइए, कोई काम करें, लेखपाल से लेके एसडीएम तक भ्रष्टाचार में लिप्त है, थाने में चले जाइए चौकीदार से लेके थानेदार तक भ्रष्टाचार में। गलती बेटा करेगा तो बाप से कहोगे, पड़ोसी क्या कहोगे? सारा प्रधानमंत्री कौन जिम्मेदार है? एक एप्लीकेशन माननीय पता नहीं कहाँ से कैमरा लेकर रिपोर्टर बन जाते, कहाँ से आए, कहाँ बसे, कौन जवाब देगा बताइए? तो हम तो फंसे हैं ना, गाली खुद को भी तो पड़ रही है। बनवाने जाइए तो नानी याद आ जाती है। अपने बच्चे का एडमिशन कराने के लिए किसी स्कूल में जब जाएंगे तो वहाँ जन्म प्रमाण पत्र मांगा जाएगा, उसको बनवाने में लोगों के जो चने चबाने पड़ते हैं, तो ये तो बड़ा काम है। आप बताइए 50 साल 100 साल पहले का कौन कागज ढूंढ पाएगा? वो क्या कहते हैं, दीमक खा गया, बाढ़ आई थी वो जो है बह गया, तमाम जिलों में बाढ़ भी आती है, बाढ़ में वो डूब जाता है, कागज पत्तर डूब जाते हैं, तो आप बताइए कौन जवाब देगा? पुराने कागज वैसे दीमक खा जाते हैं, 100 साल पहले के कागज जो बहुत अक्सरे बक्से में हिफाजत से रखा होगा, छिगुर वाली दवा डाल के तो भले बचा हो, नहीं तो बचा नहीं है कहीं। कागज पुराने किसी चाहिए अभी मांगने। आपको बता दूं अभी यही नदी में जो है ये कौन सा है, नवाब बुक्कल नवाब जी नदी में बना लिए घर और फ्लूट लगा के बदलवा दिए। जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो उसमें थे, और जब भाजपा देखे तो उसमें आ गए। बचा रहे हैं, अभी भी बचा रहे हैं, और वो कहते हैं ऐसा नहीं तो ऐसा नहीं, और सच्चाई ये निकल के आई, घेरा फेरी हुआ है, उसमें कब बुलडोजर चलेगा? यही तो सरकार है, यही रामराज है। कितना बड़ा भ्रष्टाचारी आपके पास आ जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा, साफ सुथरा नेक इंसान हो जाएगा। अजीत पवार शुभेंद्र अधिकारी क्या थे? ऐसे यहाँ उत्तर प्रदेश में कई विधायक अपराधी टाइप के थे, अभी भाजपा में ज्वाइन किए हैं और भाजपा गले लगा रही है, और वो जाके वहाँ अयोध्या में रो रहे हैं बोकर। हमको नहीं आने दिया जा रहा था, उनको कौन रोक दिया भैया? आप बताइए, अगर हम तो हर कड़कड़ में रहते हैं, पेड़ पत्तों में रहते हैं, हर जगह विराजमान है, तो कौन रोक लिया? जाते अपना दर्शन, लेकिन होकर के रो रहे थे, बड़ा आँख गिरा रहे थे। ये पंडित जी थे शायद बाबू साहब, दोनों परिवार इतना परेशान थे, जना राम लला दर्शन कर लिए, आह्लादित हो गए, उनका कलेजा ठंडा हो गया, उन्हें पाप धुल गए, उनके सारे पाप धुल गए जैसे। लेकिन पापी के पाप धुलते हैं इतना बता, किसी को तमाचा मार दीजिए तो थोड़ा बहुत तो जैसे ये नहीं होता, एक क्षम अपराध होता है, एक अक्षम अपराध होता है। आपके अक्षम अपराध है, आप लोगों की ये धुलेगा नहीं, ईश्वर दंड जरूर देगा। कब तक बचोगी? इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करेंगे कि जो 75 जिले में लिखा पढ़ी में टॉप 10 अपराधी हैं, उनकी संपत्ति कब जब्त करेंगे, उन्हें कब जेल भेजेंगे। को लेकर के आपको लग रहा है कि इसमें कहीं ना कहीं से मुसलमानों का नुकसान होगा? नुकसान देखिए किसी का नहीं, केवल परेशान किया जाएगा।
भूत जान नहीं मारता, परेशान करता। सुने हैं गाँव में झाड़ फूक वाला, सुने उनके गाँव के आदमी आप ये शर्मा जो ऐसे गाँव के हैं जहाँ बहुत झाड़ फूक चलता है, वहाँ बहुत ओझा सोखार आते हैं, तो झूठा कह देंगे कि अरे यार तुम्हारे यहाँ तो फला देवता बैठा दिए गए हैं, वही मान नहीं रहे। लाओ कुछ पैसा, जाता हूँ कौन धाम है वहाँ बिहार में, बाबा धाम या कहाँ बताते हैं, पंडा वो बैठा देंगे। तो वही खेल है, वो घुमावदार है कि यानी रिश्वत बढ़ जाएगी, लोगों को परेशानी बढ़ जाएगी, अनायास के झंझट पालती है। साफ सुथरी बात है, जिसके पास आधार है, आधार कैसे बनाओ जाँच कर लीजिए। आधार आपकी सरकार बनाई, हम नहीं बनाए हैं। तो आधार जब बन गया, आधार से है, तो क्या ये नागरिकता का नहीं है? किस चीज़ का दे रहे हो भैया? ये वोटर आईडी किस चीज़ के दिए हो? क्या प्रमाण है आप बताइए? तमाम तो बनाते रहे हो, रोज बनाते हो, तो ये तमाम वोटर आईडी और ये और पैन कार्ड तो बना रहे हो, तो फिर तीसरा चौथा क्यों ला रहे हो? रोज जनता का ध्यान भटकाने के लिए, महंगाई और बेरोजगारी और भ्रष्टाचार से भटकाने के लिए रोज एक नया कानून पेश किया जा रहा है। जनता उसी में उलझी रहे, अपनी खोपड़ी के बाल नोचती रहे कि अब ये बनवाना है कागज, अब वो बनवाना। कभी कम हो गया आपके? कह रहे थे ये कोई यूनिक कार्ड बनेगा, यानी इतना कार्ड बनाने के बाद अब एक यूनिक कार्ड बनेगा, समझे आप? तो रोज तो परिवर्तन हो रहा है। कभी ये आपके गाड़ियों के नंबर का अलग यूनिक कार्ड बनने लगता है, कभी इंसानों का यूनिक कार्ड बनने लगता है, कभी पुतली का लेते हैं, कभी अंगूठा लेते हैं, तमाम तरह का बवाल पैदा करके जनता को गुमराह। चिंता ना करो, पीछे की भी लेंगे, ये सरकार आ गई एक बार तो। ये जो अंगूठा लग रहा है, आंखों की पुतली का, सही बता रहा, पीछे की लेगी इस बार आ गई तो। साइबर क्राइम बढ़ा है, उसमें मुँह से निकलेगा। कहाँ लग रहा है? एक बात बताइए, बैंकों से आज भी पैसा गायब करते रहे, मोबाइल से लोग बता रहे हैं, आप बताइए। और ये सब काम तो साइबर क्राइम का है, इन सबसे कुछ नहीं बच रहा है, केवल कहने के लिए। सच्चाई तो ये है कि हर जगह कोई पैसा निकालने गया तो उसका एटीएम से नहीं निकला, दूसरा निकाल के लेके चला गया। बैंकों से पैसा लोग बताते पता नहीं से आपका मोबाइल कोई लिया, देखा कुछ और मार दिया, गायब हो गया, आपका पैसा दूसरे खाते में चला गया। तो कहाँ रुक रहा? कुछ रुक नहीं रहा, केवल जनता को गुमराह किया जा रहा है। केवल जनता को गुमराह किया जा रहा है। कुल मिलाकर के कहना यादव जी का ये है। आप क्या सोचते हैं, जिस तरीके से सीए लागू हो गया, यदि जनसंख्या नियंत्रण कानून भी लागू हो रहा है, तो इस पर क्या कहना चाहिए? हमें ये कहना चाहिए कि पहले पढ़े लिखे, जाहिल आदमी को पीएम बना दिया गया है। बहुत हमको दुख हो रहा है, जाहिल है पूरे। 10 साल से तुम्हें चूतिया बना रहा, जाहिल बता रहे हो उसको? जाहिल है। वो तो विदेशों में जा करके कैसा बात करते हो यार? पूर्वांचल में चले जाए तो भोजपुरी में बोलते हैं, अगर अवध क्षेत्र में आ जाए तो उर्दू में बोलते हैं, सारी भाषाओं का नॉलेज है उनको। भाषा का नॉलेज हो गया तो पढ़े लिखे हो गए, इंग्लिश का ज्ञान हो गया तो पढ़े लिखे हो गए। आप ये बताइए, आप बता रहे हैं जनसंख्या नियंत्रण कानून, जनसंख्या कितना है बताइए, TRF कितना है? टोटल फर्टिलिटी रेट जो TRF होता है, प्रजनन दर क्षमता, आज क्या है? मोदी जी से पूछना चाहता हूँ, बताए कितने पढ़े लिखे हैं वो? 2 पॉइंट है, और नेशनल एवरेज कितना है? 2.1। यानी एक अगर 2.1 बच्चा पैदा करेगा तो हमारी जनसंख्या बढ़ेगी नहीं। आज हम लोग 2 पॉइंट में आ गए हैं। आप देखिए नेशनल सर्वे 5 उठाइए, पढ़िए उसको, 2.1 में आया है, हमारी जनसंख्या गिर रही है। तो नहीं, बल्कि गिर रही है। फिर भी यह अंकुश लगाने क्यों लगा रहे हो अंकुश? चूतिया बना रहे हो कि पढ़े लिखे तो है नहीं, पढ़ाए तो हो नहीं। 3 साल में 62,000 सरकारी स्कूल बंद हो गए। वोट तो आप लोगों ने तो दिया था, अगर आप लोग कोई नहीं दिया है, हैक किया गया, कोई लोग वोट इनको नहीं देगा। आप ये बताइए, ये जाहिल बना रहे हैं। सीए बता रहे हो, सीए क्या है? आप बताएं सीए क्या है? घर में नहीं है खाने, हम मछली भुनाने, खुद पैसा नहीं है, खुद बेरोजगारी में हम लोग मर रहे हैं, हमारे बच्चों को रोजगार नहीं है। 3 करोड़ को बुला लो, पाकिस्तानी आ जाओ, बांग्लादेशी आ जाओ, अफगानिस्तानी खाने के लिए पैसा नहीं है। 67 लाख बच्चे भूखे सोते हैं हमारे देश में, पहले उनको खिलाओ। पहले इनका व्यवस्था, हमारे पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनका एक एग्जाम नहीं करा, पहले उनका करो। और तुम हिंदू का क्या करोगे? झूठ बोल रहे हो तुम। जो हमारे यहाँ 13 साल से पता नहीं चले, मजलू का टीला में पाकिस्तानी शरणार्थी आए हैं, उसको बुलडोजर से हटाने जा रहे हो तुम। सबको बुलडोजर चला रहे हो उसके ऊपर। तो 13,000 शरणार्थी आज हमारे यहाँ 13 साल से हैं, हिंदू पाकिस्तान से आए हुए, दिल्ली में रह रहे हैं, मजनू के टीले में। अभी आया है नोटिस के उसको तुम लोग बुलडोजर चला रहे हो। आप बोलते हो हिंदू मुसलमान को नहीं देंगे, क्यों? आप तर्क देते हो कि मुसलमान के बहुत कंट्री है, ईसाई के कंट्री नहीं है, बहुत ईसाई के नहीं है, बहुत के नहीं है कंट्री। क्या बेवकूफ़ बना रहे हो? और हिंदू को दे रहे हो, तुम दे रहे हो हिंदू को, मानते हो आप? अगर हिंदू को दे रहे हो तो श्रीलंका के तमिल को क्यों नहीं दे रहे हो?
80% हिंदू है वहाँ, उनको क्यों नहीं दे रहे आप सीएम नागरिकता? बताओ। अरे मत बताओ, वो पागल वहाँ से बुला लेगा, चुनाव जीत जाएगा साले पागल। राजनीति कर रहे हो क्यों? पागल बैठा हुआ वो बुला लेगा उसको। पाकिस्तान मुस्लिम कंट्री है, आपको सही बता रहे, बहुत आरामी है। देश का फायदा होने वाला या भला होने वाला है? नहीं, हिंदू को मारो तुम ले जाके, हिंदू मुसलमान कंट्री में मारोगे तब तो ठीक है। आप श्रीलंका में हिंदुओं को मार दो, इंग्लैंड में हिंदुओं को मार दो तो ठीक है। ये कौन सा है? इसका मतलब आप बेवकूफ़ बना रहे हो। तो 11 करोड़ जो भाग के गए हैं हमारे व्यापारी, पहले उनको लाओ, लेके जा रहे हो, वो सब भाग के जा रहे हैं। वो व्यापारी थे, वो हमारे यहाँ आते व्यापार लगाते, हमारे बच्चों को रोजगार मिलती, सब भाग जा रहे हैं। उनको तो नहीं ला रहे हो, 3 करोड़ और लेके आ जाओ। क्यों? क्योंकि उनको नागरिकता देके वोट ले लोगे। शर्म आनी चाहिए प्रधानमंत्री। हमारे बच्चों को रोजगार नहीं दे पा रहे हो, पाकिस्तानी को रोजगार दो। पहले अपने बच्चे को रोजगार दो, यहाँ के पढ़ाई लिखाई कराओ, यहाँ के सब चीज़ कराओ। और दूसरी बात, कुछ नहीं होने वाला सीए का। 200 याचिका पड़ी है, 200 याचिका अभी धज्जी उड़ जाएगी। आर्टिकल 14 का उल्लंघन है ये। नागरिकता कानून 1955 का 6A का आर्टिकल का उल्लंघन है। 6A में याचिका पड़ी है, पूरी सुनवाई भी हो गई, चंद्रचूड़ ने किया है दिसंबर 2023। अब किसी दिन अनाउंस हो जाएगा। अगर चंद्रचूड़ ने आपके खिलाफ अनाउंस कर दिया तो जिसको नागरिकता दोगे उसकी वापस ले लोगे? क्या बात करते हो? पढ़ लो, पढ़ाई दोबारा कर लो, दोबारा एडमिट कर लो भैया। इधर देश में तो डूब जाएगा। जाहिल लोग के देश चुनाव आला रे आला डाल दो। कर्ज बढ़ गया, महंगाई बढ़ गया, अब इतना भी ना है नहीं। तो बेकार है। बच्चे का एग्जाम मेरा हो नहीं पा रहा है। 8 साल में 80 एग्जाम अरे जब आपने खराब कर दिया। बकवास है यार, सब इतनी देर से बोल रहा, हमें तो समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रहा है। तुम पढ़े लिखे होते हो, तुम्हारे समझ में आता वहाँ भी टेस्ट चला है, बोल रहे हैं वो सब। और 3 करोड़ लोग प्रभावित होते हैं। 2 लाख रुपया लगता है। पहले एग्जाम करा लो, देश बचा लो, बाद में लाते रहना। जय हिंद, जय भारत। भारत कहाँ है हैं आप सीए को लेकर? साले साले? बोलते रहो, मैं तो मजाक कर रहा था, मैंने तो कैमरे पकड़ा है। लोगों जो विदेश में से आते हैं यहाँ पर, एक और आ गए पंडित जी। अरे पंडित जी टीका लगाए के आ गए। पूरी दुनिया में लागू है। कई बार जब कहीं युद्ध होता है, शरणार्थी आते हैं, जब कोई देश मुल्क करार नहीं लेना चाहता है तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है उसे अपने मेंबर्स देशों को कुछ परिवार दे करके सबको आवंटित कर देता है और लोग रहते हैं वहाँ, कमाते खाते हैं। इन्होंने जो किया है, अभी मैं आज सवेरे अखबार देख रहा था, राजनाथ सिंह ने कहा है, कल सवेरे क्यों नहीं देखा? जो झुग्गी झोपड़ी वाले लोग उनको पक्के मकान दिए जाएंगे। जब उनको पक्के मकान तब दोगे जब वो नागरिक होंगे। झुग्गी झोपड़ी वाले हमारे ख्याल से लखनऊ में नालों के किनारे, नदियों के किनारे बसे हुए हैं, और चले जाइए तो मूलतः वो बांग्लादेशी हैं। उन बांग्लादेशियों को क्या आप सीएए के तहत हिंदू घोषित करके आप अब उनको मकान देंगे? क्या आप उनको मानसिकता को, अगर मुस्लिम हो तो हिंदू बना पाएंगे? लेकिन ये वोट की राजनीति है। जितने भी सभासद हैं पूरे उत्तर प्रदेश में, जिन शहरों में आप चले जाइए, नाले नदी किनारे जितने जहाँ तक सभासद भाजपा के, और वोटर उन्होंने नाले के किनारे रहने वाले बांग्लादेशियों को बनाया है। तो इस पर भारतीय जनता पार्टी रोक नहीं लगा पा रही है। आप आते हैं, कहते हैं एनआरसी हर देश में होना जरूरी है। एनआरसी का हम समर्थन करते हैं। एनआरसी का समर्थन इसलिए हम करते हैं कि किसी देश या किसी समाज या किसी परिवार के जो मूल सदस्य हैं उसका हमें इंतजाम करना होगा, फल उनको देखना होगा। उसके जो बाहरी लोग उनके बारे में सोचेंगे, नहीं तो बाहरी लोग फायदा लेके चले जाएंगे, घर वाले रह जाएंगे। जैसे आप पूरे भारत में आप जाइए, मतलब आप एनआरसी का समर्थन करते हैं लेकिन सीएए का समर्थन आप नहीं करते? नहीं, हम उसका भी समर्थन करते हैं। क्यों नहीं समर्थन करेंगे भाई? चुनाव आला रे आला। हमारी बेटी ने, हमारे बेटे ने जा करके मलेशिया में शादी कर ली, वो किसी भी जात संप्रदाय का, वहाँ ईसाई हो, यहूदी हो, या जो है बौद्ध हो, बौद्ध तो खैर हिंदू ही हैं, मुस्लिम हो, अगर वहाँ शादी करके आएगा तो क्या उस बहू को यहाँ पर सिटीजनशिप नहीं मिलेगा? देना पड़ेगा। अगर मान लिया कोई विदेशी हमारे यहाँ का बच्चा पैदा होता है, जब ये लिखा हुआ है कि बच्चा जहाँ पैदा होगा वहाँ का मेंबरशिप उसको मिलेगी, वो अलग बात है कि बड़ा होने के बाद या उसके माँ बाप ये तय करें कि वहाँ लेगा कि जिस देश के रहने वाले हैं वहाँ सदस्यता मिलेगी। कई जगह दोहरी नागरिकता का भी प्रावधान है।
तो वो एक्ट तो ऑलरेडी बना, उसमें कुछ नहीं करना। इन्होंने केवल एक किया था कि वोट में गुमराह करने के लिए, हिंदू मुस्लिम मतलब करने के चुनाव लिए नजदीक आ रहा है, कुल मिला के आपका मतलब है कि बवाल चुनाव करने ये की नीयत से लोकसभा किया था। 24 का चुनाव को मद्देनजर रखते हुए इन्होंने इसको ला करके पेश कर दिया ताकि जनता इसी में उलझ जाए। क्यों लग जाए? क्या नाम है भैया आपका? क्या कुछ कहना चाहेंगे सीए को लेकर के? क्या कुछ खास फायदा या नुकसान आपको दिख रहा है? ध्यान रखना लोगों का जो मुद्दे अभी चल रहे हैं, किसानों के मुद्दे चल रहे हैं, नहीं समझ पा रहे, मुँह इधर करो यार। चल रहे हैं, और क्या कहते हैं आपका बेरोजगारी के मुद्दे चल रहे हैं, शिक्षा के मुद्दे चल रहे हैं, इन सबसे ध्यान भटकाना सिर्फ इसलिए इसको खेला गया है। नहीं तो ये सितंबर 2019 में जब इस पर राष्ट्रपति ने मोहर लगा दी थी, पारित कर दिया था, तो उसी समय इनको लागू कर देना चाहिए था। अब इन्होंने बहाना मारा कि कोरोना काल था, चलिए 2 साल कोरोना काल में निकल गया, उसके बाद कर देते, चुनाव के समय क्यों किया? अच्छा, जिस तरीके से कुछ लोग बताते हैं कि इसमें जो है मुसलमानों के लिए दिक्कत है, अब लेकिन सवाल मेरा आपसे भी है कि क्या देख के नागरिकता दे रहे हैं? आर्थिक स्थिति की वजह से दे रहे हैं कि धार्मिक प्रताड़ना की वजह से दे रहे हैं कि अल्पसंख्यक की वजह से दे रहे हैं? किस वजह से नागरिकता मिल रही है? लोगों का ये मानना है कि पाकिस्तान में जैसे जो हिंदू लोग रह रहे हैं उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, अल्पसंख्यक और धार्मिक प्रताड़ना और अल्पसंख्यक, ठीक है। पाकिस्तान में शिया लोग जो हैं वो भी अल्पसंख्यक है, मस्जिद में बम फोड़ दिया जाता है, मार दिया जाता है, काट दिया जाता है। चाइना में मुसलमान अल्पसंख्यक है, धार्मिक और अल्पसंख्यक दोनों मैं बता रहा हूँ, है। चाइना में मुसलमान अल्पसंख्यक हैं, उन्हें भी मारा जाता है, काटा जाता है, भगाया जाता है। आपका बर्मा ने पूरी दुनिया ने देखा, म्यांमार बर्मा में पूरी दुनिया ने देखा किस तरह कत्लेआम हुआ मुसलमानों का धर्म के नाम पे। धार्मिक प्रताड़ना प्लस अल्पसंख्यक यहाँ पे भी हो गए। तो क्या उन अल्पसंख्यक और धार्मिक प्रताड़ित लोगों को यहाँ पे नागरिकता दी जाएगी या सिर्फ मुसलमान से बैर है? और अगर बात करते तो 57 कंट्री की कि वो वहाँ चले जाएं, तो ईसाई की 72 कंट्रियाँ हैं, और क्या कहते हैं जो आपके बौद्धिस्ट है उनकी भी 3-4 कंट्रियाँ हैं, तो उनको वहीं पर शिफ्ट कर दें, बाहर लाने की क्या ज़रूरत है? अच्छा, जिस तरीके से ये लागू हुआ, अब एनआरसी की भी बात चल रही है, एनआरसी को क्या आप मानते हैं? एनआरसी में देखिए, एनआरसी लागू होना चाहिए, लेकिन ये जो कहते हैं पेपर दिखाओ, खुद की डिग्री नहीं दिखाई गई, खुद की डिग्री नहीं दिखाई गई। हमारे सांसद साहब थी, 2 सांसद ऐसे हमारे जो एक तो कैमरे पे आके फर्जी डिग्री दिखानी पड़ी और एक तो अभी तक हाई स्कूल की मार्कशीट भी नहीं दिखा पाई। वो 70 साल पहले का कागज़ मांग रहे हैं, कौन कहाँ से ला के देंगे? अब मेरी उम्र क्या कहते हैं 36 साल है, अब ये सोचिए 40 साल पहले का कागज़ हम कहाँ से लाएंगे? अपने बाप दादाओं की कब्र में से निकालेंगे जाके, है? और हिंदू होगा तो क्या उसकी चिता में बैठ के निकालेंगे? कहाँ से कागज़ निकालेंगे? चलिए, हमको तो दिक्कत नहीं है क्योंकि हमारे फादर तो डिफेंस में रहे, डिफेंस में उनके सारे दस्तावेज मिल जाएंगे हमको। लेकिन जो अदर आदमी जो परेशान है, जो वाकई में जिसके पास नहीं है, वो कहाँ से साबित करेगा कि हम हिंदुस्तानी हैं? दिक्कत इस चीज़ से। आप नागरिकता दो, आप बहुत अच्छी चीज़ है कि आप कागज़ देख के दोगे, लेकिन वो कागज़ आप मांगो ना जो जेन्युइन हो, क्योंकि देखिए अब हमारे यहाँ इतनी बेरोजगारी और इतनी सब समस्याएं हैं, शिक्षा स्वास्थ्य सब चीज़ को लेके। पहले आप हमारी ज़रूरतों को पूरा कर दीजिए, पहले हम अपने घर के बच्चे को ये क्या हो रहा है टपाटप? उसको खाना खिलाएंगे। जब घर का बच्चा जब हंस फूट रहेगा, खा पी के मस्त रहेगा, जब हमारे पास रहेगा तब हम दूसरे को कर पाएंगे ना। कुल मिलाकर के आपका कहने का मतलब है पहले अपना तो आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, और कमेंट करके आप भी बताइएगा कि जिस तरीके से यहाँ के लोगों ने अपना अपना कमेंट दिया उस पर आप क्या सोचते हैं, और एनआरसी, सीएए और जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर के आप क्या कहना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। इसी के साथ आप सभी देशवासियों को